गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो 18 मई को आपका जो टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो आज मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चैप्टर के वो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। तो काइंडली से ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो सारा ही आपको बड़े क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका जो कंसेप्ट है वो नहीं रह जाएगा, आप सभी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इफ़ द बोथ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल, इफ़ बोथ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल, देन न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितनी होगी? एफ, 2F, ज़ीरो और डन नन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो पहले कुछ चार्जेस हैं, दैट इज़ ए Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो इनके बीच और डिस्टेंस जो है वो R है, तो इनके बीच जो फोर्स आएगी वो हम एक्सप्रेशंस करते हैं कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि अगर उनके चार्जेस को डबल कर दिया जाए, इस Q को 2Q1 कर दिया जाए और दूसरे चार्ज को भी 2Q2 कर दिया जाए और उनके बीच की जो सेपरेशन है उसे भी 2R कर दिया जाए, तो नेक्स्ट फोर्स कितनी होगी? न्यू फोर्स। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये बन जाएगा 2Q1 2Q2 अपॉन 2R स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका F डैश इज इक्वल टू K, 2 × 2 इज़ 4, 4Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4R स्क्वायर, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो F आ जाएगी, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ऊपर हमारी नंबर इक्वेशन 1 में जो पहली फोर्स थी वो भी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो लास्ट वाली भी यही फोर्स आ गई है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो अगेन F ही रहेगी, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारा दैट इज़ F होगा। ठीक है, यानी कि फोर्स को सेम डबल करने के साथ, चार्जेस को डबल करने के साथ अगर हमारा चार्ज डिस्टेंस भी डबल होता है तो फोर्स चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओनली डबल करने से ही नहीं, अगर हम इसको 3 गुना करते हैं, अगर चार्जेस दोनों चार्जेस को 3 गुना कर देंगे और डिस्टेंस को भी 3 गुना कर दें तो फिर भी फोर्स हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो मर्जी इसको कर दे, कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज डबल होंगे तो डिस्टेंस भी डबल होगा तो फोर्स सेम रहेगी। अगर चार्ज 3 गुना होते हैं, दोनों चार्ज होने चाहिए, तीनों चार्ज 3 गुना होते हैं तो डिस्टेंस भी 3 गुना होगी, तो फिर भी फोर्स चेंज नहीं होगी। 4 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, कैसे भी कर लो आप फोर्स, बट सारे जो चार्जेस और सेपरेशन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डबल होती है तो डबल होनी चाहिए, 3 गुना होती है तो 3 गुना होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर 1। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ए सोप बबल is given a negative charge, then its radius is decreased, increased, unchanged or nothing। कि बबल जो है हमारे पास एक, उसको जब हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, देखो ये एक बबल है और इस बबल पे जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रल है अभी, यानी कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रलाइज हैं। इस सभी बबल के सरफेस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है अभी, इसका जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम इसके पास कोई रॉड लेके आते हैं और वो जो रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज कह रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे। ठीक है, दिस इज़ ए नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा कि इन जो पॉजिटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको ये नेगेटिवली चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज हैं इस तरफ, इस इनमें जो है उनको रिपेल करेगा इस साइड को। ठीक है, यानी कि आप देखते हो कि जैसे हम रबड़ को
स्ट्रेच करते हैं, दोनों साइड पे जो फोर्सेस लग रही है इस पर वो आउटवर्ड लग रही है, ठीक है। नेगेटिव के कारण फोर्स इस डायरेक्शन को लग रही है, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं, रिपेल अट्रैक्ट हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज जो इस तरफ रिपेल हो रहे हैं। तो इसका जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से स्ट्रेच हो रही है बॉडी, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दिस वन एंड दिस वन, कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, कि हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पे जो चार्ज गिवन है हमारे पास दैट इज़ ए 1 कूलम, ठीक है। तो हमने इसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट करने कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टडी किया था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जब मैंने टॉपिक करवाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, ये तो यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन कि ये जो चार्ज होगा ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो n इज इक्वल टू बन जाएगा -Q/E को इस तरफ ले जाएंगे। तो चार्ज कितना है हमारे पास चार्ज है 1 कूलम जो गिवन है इस बॉडी पे, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐसा लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। n इज इक्वल टू से लिख लेते हैं हम कि 100 जहाँ 10 डिवाइडेड बाय 16, ठीक। इसका जो पॉइंट उड़ जाएगा 10 पॉइंट उड़ा के हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे और 10 ऊपर चला जाएगा और 10⁻19 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। देखो इसमें कुछ आंसर है 0.6 वाला नहीं है, 6.25 वाला है। सो इसका जो एक पॉइंट है ये पॉइंट हम यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है दिस इज़ द ऑप्शन ए एंड द आंसर इज ए। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट है इफ़ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल, कोई मेटल है और उस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं हमने। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल, ठीक है। इसके पहले न्यूट्रल था। देन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट विल बी, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट विल बी, उस पर प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा। पहली बात तो ये आती है बेटे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अंदर न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं यानी कि ये वाले नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, ये वाला नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो अंदर कौन सा चार्ज बच रहा है, बैलेंस आ रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन पहली बात तो यह है कि इस मेटल पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर पॉइंट। तो ये ऑप्शन तो होगी नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, इनमें से कोई ऑप्शन होगी, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन ही अंदर उसके प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो, वो भी कितने हैं 10⁻19 हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आ रहे हैं उतने। तो जितना चार्ज इन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स का होगा
उतना ही चार्ज 10⁻19 प्रोटॉन्स का होगा। बस शर्तें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो हम चार्ज निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ Q इज इक्वल टू कॉमन लेते हैं Ne। तो हमने क्या फाइंड करना है, Q ही फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। तो 10⁻⁻19 एंड 10 पॉजिटिव कैंसल, देन इट विल बिकम 1.6 कूलम। ये टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, पी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, कूलम्ब लाइज गिवन बाय, कूलम्स लॉ की इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज, वैसे कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है के Q1 Q2 अपॉन आर एस टू, सॉरी, इंटू है आर एस टू द पावर एन। तो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन जो इक्वेशन में दी हुई है वो है F इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है, के Q1 Q2 इंटू आर एस टू द पावर एन आ रहा है, ठीक है, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन इज इक्वल टू दी -2, 2, -1/2 और 1/2, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको, इस क्वेश्चन को भी ऐसे लिख लेते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 एंड आर स्क्वायर को बेटे ऊपर ले जाते हैं हम, और आर स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2। सो n इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज क्या होगी। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण जो फोर्स, सॉरी, जो एयर के बीच की हमारे पास ये 2 चार्जेस हैं, Q1 चार्ज एंड सेकंड इज ए Q2 चार्ज, ठीक है। तो इनके बीच में जो है, जो मीडियम है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो पहले जब एयर है तो इसके इनके बीच की में जो फोर्स आएगी, हमारी फोर्स होगी F इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर इनके बीच में आर डिस्टेंस है। तो ये जो के की वैल्यू है इसे हम लिखते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। ये जो अपसाइलन नॉट है दैट इज़ द परमिटिविटी फॉर द एयर। और जब हम इन चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखते हैं, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो उसकी जो, इसकी जो परमिटिविटी थी वो अपसाइलन नॉट थी, लेकिन इसकी जो परमिटिविटी है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अपसाइलन से, या किसी मीडियम की अपसाइलन m भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इनके बीच में, अगर इनके बीच में सेपरेशन सेम है, r है, तो इस मीडियम की जो फोर्स बनेगी वो बन जाएगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या है कि अब ये जो अपसाइलन है ये नहीं आएगा, सॉरी, जो नोट था वो नहीं आएगा, ठीक है, अपसाइलन, साइलन फॉर द मीडियम होगा। ओके, तो
मीडियम के कारण ये हो रहा है और एयर फोर्स के कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज रिमेन्स अनचेंज्ड। चेंज अनचेंज की चेंज नहीं होगी, चेंज तो होगी क्योंकि इसमें ये वाला फैक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए आंसर ये तो होगा नहीं। उसके बाद है डिक्रीज बाय के टाइम हो सकता है, इंक्रीज बाय के टाइम हो सकता है, इंक्रीज बाय टू के टाइम। तो पहले हम के को डिस्कस करते हैं कि के है। अब हम इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर देते हैं और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ ए मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये उल्ट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1। 4 पाई कैंसिल, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन ऑफ ए मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो इन इक्वेशन में जो हमें दिया हुआ है ये देखो, ठीक है। तो मीडियम की फोर्स क्या होगी, इसके नीचे 1 है, अगर हम इसको उल्टा देते हैं तो ये बन जाएगा एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1/k। तो मीडियम की फोर्स क्या हो जाएगी, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई सम फैक्टर के। इट मीन जो मीडियम की फोर्स है वो के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। एफ नॉट को किसी वैल्यू के साथ डिक्रीज करेंगे तो एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज कि एयर, ये दोनों चार्जेस के कारण इसकी जो फोर्स है वो है 100 न्यूटन आ रही है, लेट इट सपोज, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी फोर्स है, ये जब इनके बीच में एयर है, तो अगर इनके बीच में हम वाटर रख देते हैं तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो किसी मीडियम की फोर्स आएगी वो क्या बन जाएगी, 100/80, और 100/80 मीन इसकी वैल्यू जो बन जाएगी दैट इज़ नियर अबाउट 1.2 न्यूटन। ओके, कि एयर के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स 100 न्यूटन थी, लेकिन जब वाटर आ गया तो उनके बीच की फोर्स कितनी होगी, 1.2 न्यूटन। किसके कारण, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण। सो के फैक्टर के साथ जो मीडियम की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आंसर इज बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SI यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस हम लेते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसके यूनिट्स हम जो फोर्स का फार्मूला हमने अभी किया है वो फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है तो ये क्या बनेगा, देखो हमने अब साइलेंट नोट की वैल्यू लेनी है तो अब साइलेंट को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो फोर्स नीचे आ जाएगी, फोर्स बन जाएगी 1/4 पाई इंटू एफ, ये एफ है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज दोनों है, चार्ज क्या होगा, कूलम इंटू कूलम, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 पाई से कांस्टेंट, इसकी तो वैल्यू होगी नहीं, नीचे आ जाएगा न्यूटन, और डिस्टेंस किस में होता है, डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा यूनिट्स हमारे पास, ये आ जाएंगे कूलम 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 स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें हैं कुछ यूनिट्स, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यस ये डी ऑप्शन है इसकी, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं। तो पहले हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का पता होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने 3 टाइप की जो डेंसिटी है वो स्टडी की थी, ठीक है। एक थी लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरी थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। ये क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होती है। चार्ज इन कूलम एंड लेंथ इज इन ए मीटर, तो ये यूनिट्स बन जाएंगे कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, आंसर इज बी। लेकिन अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स पूछते हैं तो सरफेस में सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इन ए मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कूलम, सॉरी ये बन जाएगा हमारे पास सरफेस का तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं सिग्मा के साथ। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या है, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे रो के साथ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज है कूलम अपॉन मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर। तो इसकी जो आएंगे रो के आ जाएंगे वो बन जाएंगे कूलम अपॉन मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है। तो ये हमें वैल्यू पता है बेटे कितनी होती है। अब साइलेंट नोट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और ये होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके यूनिट्स हमने फाइंड आउट किए थे एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू अपनी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द रेशो ऑफ ए F12, ये है दो फोर्सेस की रेशो, फोर्स ऑफ ए वन चार्ज ऑन ए सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ए सेकेंड चार्ज ऑन ए वन चार्ज, दोनों की रेशो क्या होगी। तो पहली बात ये है कि बेटे हमने जो कूलम्स लॉ स्टडी किया था, कूलम्स लॉ में हमने स्टडी किया था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस हैं वो न्यूटन्स लॉ को ओबे करती हैं। F12 इज इक्वल नेगेटिव ऑफ F21। ठीक है, तो क्या है इसमें कि ये जो वैल्यू आ रही है बेटे इसमें वेक्टर नहीं आ रहा है, इसको ध्यान से देखना आपने। ठीक है, वेक्टर नहीं आ रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो पहले हम इसको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है, और मैग्नीट्यूड क्या करता है, मैग्नीट्यूड इसके जो नेगेटिव साइन आता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये बन जाता है F21, ये इनका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर डाल के, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21। और अब इनको दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो F12 डिवाइड बाई F21, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज ए आंसर 1 होगा। और अगर ये ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि इनकी जो वेक्टर है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करो आप, ये बन जाएगा F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर एंड दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है, फिर क्या आएगी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो लेस देन 1 0 हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कि -1 ऑप्शन ना हो। ठीक है, मान लेते हैं कि डी ऑप्शन है, जो मान के चलते हैं कि ये जो डी ऑप्शन थी, ये डी ऑप्शन मान के चलते हैं कि यहाँ पे आ जाता है हमारा कि डी इज़ लेस दैन, सॉरी डी ऑप्शन जो आएगी कि जो उसकी वैल्यू है दैट इज़ लेस दैन 0। लेस दैन 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन, फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। इफ़ मीडियम इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू चार्जेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो हमने ऊपर भी स्टडी किया है कि मीडियम, किसी भी दो चार्जेस के बीच में मीडियम रखने से उनके बीच की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो आंसर इज़ बी। एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन एक्सेस चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट के बीच के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने हैं, एक्सेस चार्ज है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव, यहाँ पे भी हम जो है वो क्वांटाइजेशन चार्ज लगाएंगे इक्वल टू इसका जो है Q इज इक्वल टू NE। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है इसका वो कितना है, -1.1
9×10⁻⁻17 कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो n = बन जाएगा हमारे पास Q/E, और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू है माइनस, और यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, तो वी यूज रे नेगेटिव साइन। तो क्या आ जाएगा ये 1.92। अगर आप सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन को आप रहने भी दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻, कितना है 17 है। तो नीचे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, वैसे भी छोड़ दो इसको। तो ये आप इसको जब डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 116 इंटू 10⁻⁻17, 19 ऊपर चला जाएगा प्लस 19, तो ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1.2 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 120। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें, सी आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसुलेटर, इनके बीच में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। ग्लास इंसुलेटर क्या, इसमें के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करती है, ठीक है। ग्लास में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, रबर में से नहीं करती है, एबोनेट में से नहीं करती है। तो ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ ए गुड कंडक्टर, इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, कंडक्टर है ये, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंसुलेटर, द ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट द इंसुलेटर, क्योंकि इसके बीच में से करंट जो है वो पास करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which when a plastic comb is passed through dry hair, the charge acquired by the comb is, जो चार्ज जब हम किस अपने कॉम्ब को, कंघी को जो है अपने बालों से रब करते हैं तो उस पर जो चार्ज एक्वायर करती है जो कॉम्ब, उस पर चार्ज आता है बेटे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो जो हेयर हैं उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये जो मेथड है दैट इज़ द फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है। एक दूसरे पे चार्ज, जब दो बॉडीज़ जो न्यूट्रल हैं वो फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे को रगड़ने के कारण एक दूसरे पे ऑपोजिट चार्ज एक्सर्ट करती हैं, जो ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 केप्ट एट द सम डिस्टेंस इन द एयर आर अट्रैक्टिव, कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच में जो फोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव है। तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल करेंगे दोनों चार्जेस। कह रहा है कि Q1 Q2 जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q1 Q2 लेस दैन 0 होना चाहिए, और Q1 Q2 इज़ ग्रेटर दैन 0 और नन ऑफ दिस। अब उनके बीच में जो फोर्स है वो है अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स कब होती है, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, ओके, तो दूसरा चार्ज जो है वो क्या होगा, दूसरा चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा Q1 माइनस Q1 इंटू माइनस Q2, और इनकी जो वैल्यू आ जाएगी Q1 एंड Q2 की जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो वैल्यू है दैट इज़ ए लेस देन 0। इनकी जो वैल्यू होगी क्योंकि नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से, तो नेगेटिव वैल्यू क्यों आती है, लेस देन 0। सो Q1 Q2 इज़ क्या होगा, लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर 3 चार्ज bodies PQR if PQ repel each other, if PQ repel P और Q, let us suppose ये दो चार्जेस हैं, वन इज़ ए P one is P charge and second is Q charge,
और पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दोनों रिपेल करेंगे। बट एक थर्ड चार्ज है आर। इफ़ पी एंड पी अट्रैक्ट आर, पी जो है वो आर को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ ए नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले चार्ज जो हैं वो अगर सेम है तो वो रिपेल कर रहे हैं और ऊपर वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पी और क्यू, सॉरी क्यू एंड आर के बीच में जो फोर्स होगी वो भी कौन सी होगी, कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो क्यू और आर के बीच में जो फोर्स आएगी दैट इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्स। तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पी और क्यू चार्ज है और एक आर चार्ज, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर वाले चार्ज, इनके पी और क्यू के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इट मीन कि ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आर जो है वो पी को रिपेल कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फिर क्यू आर को क्या करेगा, क्यू आर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इट मीन जो इनका जो बेटे कॉमन जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनका एक कॉमन मेथड है कि अगर दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, यानी कि अगर उनके बीच में रिपल्शन हो रही है, अगर उनके बीच में रिपल्शन हो रही है दो चार्जेस के बीच में, और अगर उनके बीच में अगर तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं और तीसरा चार्ज जो है वो उन दोनों में से एक चार्ज को अगर तो अट्रैक्ट कर रहा है, तीसरा चार्ज इन एक चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो दूसरे चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर दोनों दो चार्ज जो गिवन है वो रिपल्शन कर रहे हैं, तो तीसरा चार्ज जो एक चार्ज के साथ करेगा वही एक्शन वो दूसरे चार्ज के साथ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑपोजिट हैं, पहले दो चार्ज ऑपोजिट हैं, तो वो अट्रैक्शन कर रहे होंगे। अगर ये गिवन है कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक तीसरा चार्ज हम उनके बीच में लेके आते हैं, ठीक है, तो ये ऑपोजिट चार्ज हैं। तो ऑपोजिट चार्ज में क्या है कि अगर पहला चार्ज इस थर्ड चार्ज को रिपेल करता है, तो ये दूसरा चार्ज है वो तीसरे चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट करेगा। ठीक है, अगर चार्ज सेम है, दो चार्ज सेम है, तो तीसरे चार्ज का उनका जो एक्शन होगा वो सेम होगा। अगर दो चार्ज ऑपोजिट हैं तो उनका एक्शन भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका 17th क्वेश्चन। यहाँ पे फिगर नहीं ड्रॉ की है तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये फिगर है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ओके, सिंबल पी एंड वन, टू सिंबल पी हैं, प्रोटॉन है, और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑन ए स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ ए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन, हमने इस प्रोटॉन पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। ए बी, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे प्रोटॉन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि ये जो सेंटर का प्रोटॉन है इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो है नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और ये भी प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि इस प्रोटॉन के कारण और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो इस पे फोर्स लग रही है उनकी डायरेक्शन सेम है। सो जो सेंटर प्रोटॉन पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ए, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी टुवर्ड ए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, यूनिट ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या बन जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इन कूलम दैट इज इन ए मीटर दैट इज ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू
देखो कंडक्शन जो है वो चार्ज फ्लो करने से होता है। तो ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या है कि जो फ्रिक्शन है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण जो है उनके चार्ज का जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दी फ्रिक्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन इलेक्ट्रॉन इज़ मूव फ्रॉम एन आइसोलेटेड बॉडी, ये भी क्वांटाइजेशन का ही क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, उस पे से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन द चार्ज रिमेनिंग ऑन द बॉडी विल बी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, दैट इज आंसर सी। ठीक है, तो ये था बेटे कुछ 20 क्वेश्चन थे, ये 19th क्वेश्चन था, ये 20th क्वेश्चन, ठीक है, जो जो कि फर्स्ट यूनिट में से बनते हैं। तो इसमें कुछ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ ए आर, ठीक है, आर स्केयर को ओबे करते, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव भी होती है। तो ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलम फोर्स है, वो सेंट्रल भी है और कंजर्वेटिव भी है। और ये क्या करती है कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप की फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो जब इसका हम कंपैरिजन करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, तो बेटे ग्रेविटेशन फोर्स जो है दैट इज़ ओनली ए, क्या है वो, दैट इज़ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो जो हमारी ये फोर्स है दैट इज़ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। वो भी सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है, लेकिन ओनली क्या है कि वो ओनली अट्रैक्टिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, दैट इज़ ए अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। सो ये थे बेटे 20 क्वेश्चन जो कि पहले टॉपिक में से बनते हैं। तो मैं इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन जो है मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इन सभी चैप्टर को बेटे अच्छी तरह करना, ठीक है, थैंक यू।